क्या ओटीपी दिए बिना फ्रॉड हो सकता है? हो सकता है। ओटीपी दिए बिना भी फ्रॉड हो सकता है। इसमें जो अमाउंट रिपोर्टेड है फ्रॉड का वो करीब 24,000 करोड़ रुपए। पैरेलल इकोनॉमी है, जैसे मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल जो है, हम लोग सब प्रोग्रेस कर रहे हैं तो क्रिमिनल भी अपने पद्धति में प्रोग्रेस कर रहा है। उसे भी पता है कि किसमें रिस्क कम आने वाला था। नेक्स्ट अगर सीओडी भी हो जाए उसके बाद भी आप स्कैम में फंस सकते हैं। हाँ। पता चला उस पार्सल में पत्थर निकला है, ईंटें निकला है। ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। वो आपको इस मेंटल स्टेट में डाल देते हैं कि आप इतना डर जाते हैं कि आप अपने सारे गार्ड्स डाउन करते जाते हैं। मैंने तो ऐसे केसेस देखे जिसमें जो विक्टिम था वो बेचारा क्या बताया, सर मुझे तो कोर्ट रूम में पेश करा दिया उन्होंने, वीडियो कॉल जज वो सब है। आए दिन हम लोगों के साथ में एक काम होता ही है कि किसी न किसी लोभ, लालच या फिर किसी भय के कारण हमें ठगा जाता है और ठग दिखता भी नहीं है। आए दिन आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है चालान.apk करके, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपकी गाड़ी का चालान हो गया, और जैसे ही आप वो चालान खोलते हैं आपके साथ ठगी हो जाती है। और उससे बचना कैसे, या ठगी हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके लिए आज हम लोगों के साथ में हैं एसीपी सारनाथ और एसीपी साइबर क्राइम, और जिनका नाम है विदु सक्सेना जी। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो इतनी मेहनत के बाद आप यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी प्रयास किया हमने, महामूर्ख मेला से लेकर के अब तक लगातार लगे रहे और काफ़ी रातें आपकी ख़राब करी हमने। तो सबसे पहले आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और कुछ आप साइबर क्राइम के बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हम अपने सवालों का सिलसिला स्टार्ट कर सकें। गोविंद, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है आपसे ज़्यादा, बट क्योंकि पुलिस की जॉब रहती है, हाँ व्यस्तता पुलिस की जॉब रहती है, व्यस्तता रहती है, तो फिर उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहते हैं। लिटरली मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं जनता तक जुड़ूँ, जनता तक अपना मैसेज पहुँचाऊँ, अवेयरनेस फैलाऊँ, क्योंकि आपने बताया साइबर के मामले आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ गए, साइबर के अपराध में वृद्धि हो रही है, लोग विक्टिम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जागरूकता की कमी है थोड़ी, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि लोगों तक जागरूकता जितनी फैला सके आपके माध्यम से, विभिन्न और माध्यमों से, और आप काफ़ी प्रयास कर भी रहे हैं। एक अमूमन सबसे जो ईजियर वे होता है ठगी का, जो साइबर ठग होते हैं, वो क्या उनके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, कैसे ठग लेते हैं लोगों को? जी देखिए, पहले मैं साइबर क्राइम के बारे में बढ़ने से पहले कुछ आंकड़े अवगत कराना चाहूँगा, बिल्कुल, ताकि आप इसकी गंभीरता हमारी जनता तक पहुँचा पाए कि क्यों ये ज़रूरी है साइबर अपराध के बारे में जानना और उसको क्यों हमें ध्यान देना चाहिए इस तरफ। तो पिछले साल की बात करें तो पूरे देश भर में हमारा जो साइबर क्राइम पोर्टल है उस पर 10 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। ये कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिसमें बहुत सी कंप्लेंट्स तो रजिस्टर भी नहीं हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग लोक लज्जा के कारण या अन्य कारणवश रजिस्टर, छोटा अमाउंट होता है तो लोग अमूमन रजिस्टर नहीं कराते हैं, अवॉइड कर देते हैं। इसमें जो अमाउंट रिपोर्टेड है फ्रॉड का वो करीब 24,000 करोड़ रुपए का है पूरे देश भर से। पैरेलल इकोनॉमी है, जैसे मैं कहता हूँ। हाँ, किसी कंट्री की एक पैरेलल इकोनॉमी 24,000 करोड़ कितना बड़ा एक अमाउंट होता है। हम लोग खोते जा रहे हैं और अधिकतर इसमें से पैसा साइफन ऑफ होके दुबई, चाइना ऐसी देशों में जा रहा है, बड़ा अमाउंट जो है। तो अगर मैं वाराणसी की बात करूँ, पिछले साल करीब 50 करोड़ का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, वाराणसी के लोगों के साथ। तो हम जो देख रहे हैं इसमें, आपने बताया कि क्यों इतना आसान हो जा रहा है। अब देखिए, क्रिमिनल जो है, हम लोग सब प्रोग्रेस कर रहे हैं तो क्रिमिनल भी अपने पद्धति में प्रोग्रेस कर रहा है, वो भी इवॉल्व कर रहा है। उसे भी पता है कि किसमें रिस्क कम है। साइबर में रिस्क बहुत कम है ना। आपके मुलजिम जो अपराधी है उसको देख पाते हैं ना, आपको जान पाते हैं कि कौन है। स्क्रीन के पीछे छिपा रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं, ना जान पाते हैं। वो आपको सोशल इंजीनियरिंग एक करके टर्म होता है, उसके माध्यम से आपको बेवकूफ़ बना जाता है। कभी वो आपको डर दिखाता है, कभी लालच दिखाता है, कभी लोभ, या कभी आप अपनी लत के कारण ही खुद फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ 4 कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद ही इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और इनके लिए बहुत आसान होता जा रहा है। जैसे आजकल सर एक स्कैम चल रहा है, दिल्ली नेहरू प्लेस से कुछ लोग हैं इसको चला रहे हैं। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। उसमें होता क्या है कि जो लैपटॉप हम लोगों को अगर मान लीजिए 1 लाख सवा लाख का है, वो 7, साढ़े 7, 8 हज़ार में बेचते हैं, और उसमें नीचे मेंशन होता है कि आप 520 रुपये पहले पे करेंगे ताकि हम आपका बिल जनरेट कर पाएँ। उसके बाद आप 7.5 पूरा पे करेंगे,
ताकि हम आपके यहाँ पे वो लैपटॉप डिस्पैच कर पाएँ, और बाकायदे मेटा ऐड के थ्रू ये ऐड चलाते हैं जी। और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि 1000-1500 कस्टमर तो डेली, कस्टमर ही कहूँगा बेचारों को, वो डेली फंसते हैं इतना। बिल्कुल। और जो छोटे अमाउंट, और जैसे ही आप पे कर लेते हैं पैसा ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप ठगे गए। बिल्कुल। तो जब तक पे नहीं हुआ होता है तब तक ये लगता है कि नहीं यार अभी तक तो सेफ है। जी देखिए, सारा जो खेल है वो मार्केटिंग का ही है, एडवर्टीजमेंट का ही है। हाँ, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐड देख रहे हैं 90% फर्जी है। कभी आप, अभी तो आपने लैपटॉप वगैरह का बात किया है, कभी कपड़ों का देखिए, कभी कपड़ों का, पिकअप हाँ। इतनी बढ़िया बढ़िया जैकेट जो होंगी, मतलब जो 15-20 हज़ार की होंगी, वो आपको 999 की देंगे बिल्कुल। और एक लिमिटेड ऑफर भी दे देंगे, लिमिटेड टाइम के लिए ये सेल है। तो वो आपके दिमाग से खेल रहे हो, आपको लालच दे रहे होते हैं। ये लालच वाली उसमें है ये पद्धति, अभी दे दीजिए नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा, ऑफर निकल जाएगा। इसी तरह हमने कल एक 2-3 दिन पहले एक खुलासा किया है, जिसमें एक व्यक्ति था जो OLX पे फ्रॉड करता था। OLX पे अपने आप को एक शॉप ओनर करके सेकेंड हैंड AC, फ्रिज, टीवी इसका ऐड चलाता था और उनको बहुत कम दामों में कहता था और उन्हें एडवांस पेमेंट मांगता था। एडवांस पेमेंट में कहता था अगर आप नहीं लेंगे दूसरा लेने को तैयार, मैं उसको भेज दूंगा। और जो बेचारे, इसके मैं बारे में और बताना चाहूँगा, ये हैदराबाद का रहने वाला था, आंध्र प्रदेश का। ये वहाँ से यहाँ आया था ताकि वहाँ की पुलिस से बच सके। यहाँ आके, क्योंकि ऑनलाइन तो आप कहीं से भी फ्रॉड कर सकते हो, हाँ, तो उसके लिए तो कोई तो वहीं के लोगों को ज़्यादातर ये विक्टिम बनाता था। और वहाँ पे कौन लोग होते थे? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, जो शिफ्ट करते रहते थे। हाँ, उनको सेकेंड हैंड फर्नीचर की ज़्यादा जरूरत होती, तो वो सस्ते दामों में सोचते थे कि चलो एडवांस दे देते हैं। वहाँ पे कल्चर ही है कि शिफ्ट करते हैं, फर्नीचर सेकेंड हैंड लेने का, हो जाता है। एक बार लीजिए वहीं डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो उसी पे वो मेंटेलिटी पे खेलता था, लोग दे देते थे, कहते कि आप नहीं लेंगे तो किसी और कोई खरीद रहा है, और वो एडवांस पेमेंट कर देते थे। तो एडवांस पेमेंट देना कभी भी, अब क्या है ना कि बहुत सारी कंपनियां जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब COD करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। आप उस पे फोकस करिए, एडवांस पेमेंट हर जगह सही नहीं है। वेरीफाई कर लीजिए। कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा जब भी ऑनलाइन शॉपिंग में आप करें। अच्छा, वेरीफाई करिए ऐसी वेबसाइट्स को, ठीक है, और चेक करिए कि क्या ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट्स हैं क्या उसकी फोटो कहीं ऑनलाइन गूगल से तो नहीं ली गई है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इमेज सर्च, वहाँ से ही पता कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन कहीं पहले से प्लेस तो नहीं है ये इमेज। अच्छा। फिर COD पे जाइए हमेशा। ऑप्शन जो अच्छी जेन्युइन साइट्स होती है वो COD ऑप्शन हमेशा देती है आपको। जो भी एडवांस पेमेंट के लिए मैंडेट कर रहा है, समझ जाइए वो गलत कर रहा है। सतर्क रहिए उसमें। और हमेशा ये देखिए कि कोई भी, अगर आपको लगता है ये आप, एक समझ होती है हम लोगों की इस प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में कितनी है, और उससे बहुत कम में दे रहा है, तो वो आपके साथ फ्रॉड ही कर रहा होगा। बिल्कुल। एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है सर के साथ, इसको स्पॉन्सर ज्योति स्टूडियो ने करा है। तो ज्योति स्टूडियो के ओनर हैं सुरजीत जी। इनके साथ एक स्कैम हुआ था 2-3 साल पहले। इनको राडो की घड़ी बेची गई थी और 999 रुपये में इन्होंने ऑफर करा था, और ये ठगे गए। और जैसे ही इनके हाथ में घड़ी आई तो इनको रियलाइज़ हो गया, वो वेबसाइट भी बंद हो गई थी। और कोई एक अलग ही वेबसाइट थी ना, अमेजॉन की, अमेजॉन करके एक वेबसाइट थी, वो बाद में वो वेबसाइट भी बंद हुई थी। अमेजॉन, अब देखिए एक लेटर का खेल है। हाँ, अमेजॉन में की जगह डबल हो गया था। हाँ, A डबल हो गया था। M कर दीजिए, या फिर आपको एक लेटर बदल दीजिए, जैसे 0 या O जो सिमिलर दिखते हो, बस वो वेबसाइट उसी तरह बन जाएगी। आप लोगों को लगेगा सिमिलर, सेम सी वेबसाइट भी बनाएंगे वो UI। और इसमें वो उन्होंने COD करा था। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक, जी बिल्कुल, वो इंडियन पोस्ट से आया था वो पार्सल। यही मैं बताने वाला था नेक्स्ट। अगर COD भी हो जाए उसके बाद भी आप स्कैम में फंस सकते हैं। पता चला उस पार्सल में पत्थर निकला है, ईंटें निकला है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। इनके साथ तो खुद ही मैं बता तो रहा हूँ कि ये हुआ था कि ये घड़ी आई थी और इतना फेक कि आप दूर से देख के बता सकते हैं कि प्योर नकली है। और इन्होंने पे भी कर दिया था, और इंडियन पोस्ट से था तो बिना पेमेंट के पार्सल रिसीव ही नहीं हो सकता था, तो पैसा चला गया था। बाद में हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए थे कि भाई चला गया तो चला गया। छोटा अमाउंट था इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हुए। दूसरा सवाल, ये मेरे पिताजी का सवाल है। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से लोग फंस रहे हैं इस टाइम पे भय के नाम पे, जिनको डिजिटल अरेस्ट लोग कर रहे हैं, 5-5 दिन, 7-7 दिन, कई न्यूज़ में आ रहा है कि 12-12 दिन तक लोग डिजिटल अरेस्ट रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि बिना इनका पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी क्या किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे, लाइक घूसखोरी या कुछ और भी चीज़ों में, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो लोग भी इसमें फंसते हैं। जी देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ मतलब पहले से कुछ इनका होगा, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं।
वो आपको इस मेंटल स्टेट में डाल देते हैं कि आप इतना डर जाते हैं कि आप अपने सारे गार्ड्स डाउन कर देते हैं, फिर आपको लगता नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के ही लोग फंस रहे हैं। हाँ। अभी एक रिसेंट केस आया बैंगलोर में, जिसमें एक महिला थी जो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में। अच्छा। उनके साथ करीब 7 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट से ठगी कर लिया गया। तो हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि कुछ हमारा नेगेटिव है तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, लोगों को डर भी होता है कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा रेपुटेशन ना खो जाए। हाँ। क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन पे पैसा कम हो जाता है, पैसा सेकेंडरी हो जाता है, इंसान की रेपुटेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि रेपुटेशन का लॉस जो होता है वो इररिपेरेबल होता है, वो कभी भरा नहीं जा सकता। तो लोग इसीलिए ज़्यादा फंस जाते हैं जो बड़े ओहदे पे हैं या बड़े पोजीशंस पे हैं, क्योंकि एक बार जब दाग लग जाता है तो जिंदगी भर लग जाता है उसे मिटाने में। तो ज़्यादातर लोग इसलिए फंस जाते हैं कि चलिए हम इस चीज़ को किसी तरह मैनेज करा दें, और अगर पैसे ले रहा है पैसे मांग के कर दे तो वो मैनेज वाली प्रोसेस में वो फंस जाते हैं उसमें, और इसी चीज़ का साइबर क्रिमिनल जो है फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, और मान लीजिए ठीक है, किसी नॉर्मल आदमी को अगर वो फंसाते हैं किसी डिजिटल अरेस्ट में, जैसे अभी एक केस रिसेंट का ही था कि हॉस्पिटल में तुम्हारे कोई बालक एडमिट है और इसका इतना फीस आ रहा है, आप पे करो, तब तक आप फला हॉस्पिटल में आते रहिए, पे कर दिए ताकि ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर दे। और इसमें भी उस आदमी ने पे भी किया था और लगभग 22-25 हज़ार के आसपास पेमेंट था वो। बिल्कुल, देखिए ये ट्रिगर करते हैं वो आपके रिस्पॉन्सेस, कहाँ पे आप अपने मेंटल गार्ड डाउन कर देंगे। अगर कोई आपका करीबी जो है ऐसी स्थिति में पहुंचे तो आप कुछ नहीं सोचेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो दूसरा कह रहा है वो एक्शन करेंगे। जैसे आपने बताया कि अगर कोई क्लोज फैमिली मेंबर, उसका बेटा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ पे थोड़ा रुकना था, सोचना था, फिर एक्शन लेना था। हाँ, जैसे बेटे को फोन कर लेते पहला स्टेप ये। लेकिन घबराहट में, पैनिक मोड में वो पैनिक ट्रिगर ऑन कर देते हैं आपका। उनका यही मोडस ऑपरेंडी है, आपको पैनिक मोड में लाना, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को डिफीट करना और फिर आपसे इरैशनल एक्शन करवा लेना। यही उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता है मेन सभी साइबर क्रिमिनल्स का। तो आप जैसी गार्ड डाउन करते हैं तो अपना ठगी का काम शुरू कर देते। तो इसमें ये करना है कि हमें पहले थोड़ा सा सब्र रखना है, धैर्य रखना है। अगर वो कह रहा है बेटे का मेरा एडमिट है तो आप चेक करिए, आप बेटे से संपर्क में रह सकते हैं। नहीं है तो आप मान लीजिए स्विच ऑफ जा रहा है, मान लीजिए साइबर क्रिमिनल ऐसा है कि ट्रैक कर रहा है कि उसका फोन ऑफ है या नहीं, तो आप उसके दोस्त हो गए या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ से वेरीफाई कर लीजिए क्या मेरे बेटे के साथ ऐसी कोई घटना हुई है नहीं हुई। ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं जिसमें एक्सीडेंट हो गया कि आपके ले जा रहे हैं, एडमिट हैं, नहीं होगा इलाज तो फिर वो एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ में थोड़ा रुकना है, सोचना है, फिर एक्शन लेना है। अच्छा, कोई एक ऐसा केस स्टडी आप हमें बता सकते हैं जो कि आपने रिजॉल्व करी हो, सॉल्व किया हो? हाँ, और रिजॉल्व थोड़ा बढ़िया। हाँ, मुझे जो लग रहा था कि मैंने रिजॉल्व कर दिया था, लेकिन वो पार्शियली बाद में पता लगा कि पार्शियली रिजॉल्व हुआ। बट हाँ, वो सेटिस्फैक्शन मेरे को मिली। एक केस हुआ था डिजिटल अरेस्ट का ही। पहले तो मैं सारी जनता जो आपके से जुड़ी हुई है उनको बताना चाहूँगा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड होता है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स अपने आप को पुलिस अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी या ईडी के अधिकारी बन के आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, आपको बताएंगे तरह तरह की चीज़ें कि आपका जो अकाउंट नंबर है, डेबिट कार्ड है, वो टेरर फंडिंग में पाया गया, या आपका जो पार्सल है, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपका पार्सल जो है स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ में पाया गया, या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है, या आपका अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट, उससे मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हुई है। तो ये सब चीज़ें भय दिखा के, इसके लिए वो क्या करते हैं, आपको यकीन दिलाने के लिए, बिलीव कराने के लिए वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स करते हैं। सीबीआई का ठप्पा लगा देंगे डॉक्यूमेंट पे, हाई कोर्ट का ऑर्डर निकलवा देंगे सेम। अब तो सब एआई से सब बिल्कुल हूबहू बन जाता है। मैंने तो ऐसे केसेस देखे जिसमें जो विक्टिम था वो बेचारा के बताया, सर मुझे तो कोर्ट रूम में पेश करा दिया ऑनलाइन, वीडियो कॉल, जज वज सब है, जज वज सब बैठे हैं वहाँ पे कटघरे में, उसे एक ऑनलाइन। क्योंकि आप देखिए क्यों उन्होंने प्ले किया। आपने देखा होगा आजकल रिसेंटली यूट्यूब पे कुछ जजेस की ट्रायल वायरल हुआ है, बहुत चल रहा है। तो लोगों को लगा हाँ ऑनलाइन ट्रायल भी होता है, तो उन्हें लगा ये मेरा ट्रायल हो रहा है। तो ट्रायल में जज साहब उसे सजा सुना रहे हैं, पुलिस वाले उनको आरोप लगा रहे हैं, सब ये कर पूरा एक ट्रायल रूम बना दिया, और वो बेचारे फंस गए। 45 लाख रुपए उन्होंने इस फ्रॉड में खो दिए। अच्छा, दिए भी नहीं उन्होंने, ये नहीं, उनसे कहा गया और जज ने ऑर्डर किया कि आपका जो अकाउंट है इसकी स्क्रूटनी होगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में जो भी आप इस अकाउंट में जितना पैसा है आरबीआई के नाम पे एक अकाउंट में ट्रांसफर करिए, कि आरबीआई गवर्नड एक अकाउंट है, उसमें आप ट्रांसफर करेंगे, जब स्क्रूटनी हो जाएगी तो वापस कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो 2 दिन में वापस आ जाएगा, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो फिर कहाँ पैसे आने। और आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ? आरबीआई के नाम से कहते थे कि आरबीआई के गवर्नड एक अकाउंट है, इसमें सारे ऐसे मामले, इस अकाउंट में सब पैसा आता है, फिर वो स्क्रूटनी होती है, फिर वापस कर दिया जाता है जब सही हो जाता है। तो इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जो आप बता रहे थे कि एक केस जो मेरा था, एक तो ये केस था जिसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करा के पैसे भी थोड़ा बहुत वापस कराया, लेकिन एक केस और था जिसमें एक रिटायर्ड
मतलब हाई पोस्ट से गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर हुए थे, अच्छा उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, वो बैंक में गए, तो बैंक में जब गए तो 39 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे थे एकाएक ही। अच्छा तो वहाँ बैंक वाले थोड़े सतर्क थे, उसमें बैंक वालों ने हमारी काफ़ी मदद करी। बैंक वालों ने सतर्क थे तो उन्होंने हमारे साइबर सेल को सूचना की कि सर ऐसे ऐसे ये रिटायर्ड ऑफिशियल हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें पहले से ब्रीफ कर रखा था, कोई भी ऐसा रिटायर्ड ऑफिशियल आए और इतना बड़ा अमाउंट करे, अनजाने अकाउंट में करे, विदाउट रीजन करे, तो आप हमें जरूर संपर्क करिए। अच्छा उन्होंने करा हमसे, हम लोगों ने बात करी, हमारे साइबर सेल ने बात करी। उस दिन संयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा लगा था वाराणसी। अच्छा बनारस में। तो सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, सब लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे, तो साइबर सेल ने कांटेक्ट किया उनसे। तो वो इतना डिजिटली अरेस्ट उनके साथ हो रहा था, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से उन्हें फंसाया जा रहा था। अच्छा तो वो अपना ट्रांसफर करने गए, तो साइबर सेल वालों ने जब कहा कि सर ये फ्रॉड हो सकता है, आप बात मानिए, तो उनको तो डांट डपट के कहा अब आप अपना काम रखिए, हम देख लेंगे, अच्छा हम अपना खुद कर देख लेंगे, आप हटिए। तो साइबर सेल वालों ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये बात सुन नहीं रहे, किसी भी नहीं मान रहे, ना बैंक वालों की ना हमारी। हमने कहा हम वीडियो कॉल पे लेते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल पे लीजिए, क्योंकि मैं उस समय प्रधानमंत्री जी की फ्लीट में लगा हुआ था, मेरे पास पूरा एसपीजी सब थे साथ में। तो उन्होंने भी देखा इसका लाइव क्या था, तो हमने वीडियो कॉल पे कनेक्ट हुआ हमसे। तो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हुए तो हम यूनिफॉर्म में तो पूरा हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, जो भी आपसे बात कर रहा है वो नकली है, फ्रॉड है। अच्छा क्योंकि पुलिस कभी भी ऐसे करके आपको फोन पे नहीं कहती कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपका ये सब फ्रॉड है। आप देखिए, मैं खुद एक साक्षात आपकी पुलिस हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और एसीपी लेवल के एक ऑफिसर हूँ, आपको बता। तो फिर भी कह रहे नहीं सर आप अपना काम करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझसे कुछ बात नहीं कर रहे वो। कह रहे आप अपना काम करिए, हम देख लेंगे। एकदम मेंटली मतलब मेंटली बिल्कुल वो उसमें आप डरे हुए थे, क्या हुए थे, उन्होंने मेरी बात बिल्कुल इग्नोर कर दी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर अच्छा मेरे को बस यस नो में 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि सर आप जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या पहली बार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो जिस आदमी के कहने पे कर रहे हैं, क्या आपसे उससे पहले कभी बात या मिले हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे, तो इससे मैं समझ गया फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आप किसी अननोन व्यक्ति पे कर रहे हो, किसी अननोन व्यक्ति के कहने पे कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे। फिर हमने अपनी साइबर टीम को लगाया, साइबर टीम ने जिस अकाउंट में पैसा जा रहा था वो उसका डिटेल निकलवाया, तुरंत निकलवाया। तो निकला वो बिहार में किसी का, अच्छा बिहार में एक अकाउंट है, और लोहार का किसी का। अरे ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट कहते हैं। अच्छा हाँ तुरंत, क्योंकि ये बात हमारी मान नहीं रहे थे, हमने तुरंत उस वाले अकाउंट को ब्लॉक करा दिया जिसमें पैसे जाने थे। तो वही बंद। फिर भी हम बात करते रहे, तब एंड में जाके उन्होंने बात मान, हमने कहा कि सर आप किसी फैमिली वाले से एक बार परामर्श कर लीजिए, अगर मेरी बात नहीं मान रहे तो आप किसी अपने जो जिस पर आप विश्वास रखते हो उससे सलाह लेके करिए। फिर वो वापस गया, कहते ठीक है चलिए मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो सलाह ली तो उन्हें पता लगा कि अरे ऐसा ऐसा हो गया। अगले दिन फोन आया उनका, कहते सर थैंक यू, आपने 39 लाख बचा लिया हमारे, लेकिन मैं 40 लाख पहले ही दे चुका था। किसी और अकाउंट में दे दिया। 40 लाख उनके साथ ये 1 महीने से चल रहा था, 40 लाख वो पहले दे चुके थे, 39 लाख और डिमांड की जा रही थी। तो ऐसा हम लोग भी शॉक हो गए कि हमें लगा अच्छा हो गया, लेकिन वो पहले ही विक्टिम बन चुके थे, पहले ही ठगे जा चुके थे। अच्छा ये पुलिस या कोई जज हमें लाइव कॉल पे मतलब हमसे कुछ बात कर सकती है इस तरीके से, जैसे जो साइबर ठग करते हैं अमूमन कि आपको वीडियो कॉल करेंगे और बाकायदे यूनिफॉर्म में रहते हैं और फिर वो सायरन वायरन भी बजाते रहते हैं? जी देखिए, कोई भी देखिए कॉल तो आपस में बात कर सकते हैं, किसी कभी कोई जानकारी चाहिए हो, ठीक है, ऑनलाइन वीसी होती है, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है, आपको पूरा नोटिस तामील कराया जाता है, नोटिस सर्व किया जाता है, आपको बताया जाता है इस डेट को आपकी वीसी होगी, यहाँ आना होगा। अच्छा, घर बैठे आप वीसी नहीं कर सकते। अच्छा, अचानक कॉल नहीं आ सकता, रैंडम कॉल नहीं आएगा, प्रॉपर नोटिस सर्व किया जाता है, वैसा होता है। उसके बाद आप हाँ बिल्कुल, कानून में कोई प्रावधान नहीं है वीडियो कॉल के थ्रू आपको ऐसे धमकाने का, या आपको अरेस्ट की धमकी देने का, या डिजिटल अरेस्ट करने जैसा भी कोई प्रावधान नहीं कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, कि आपको घर में रहना है, वैसा ये कोई प्रावधान नहीं है कानून में। अच्छा, जैसे ये नहीं कह सकते हैं कि फला इतना रुपया दे दीजिए और हम आपका ये केस सॉल्व कर देंगे, ये तो कहीं भी नहीं कह सकते, तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत। तो यहीं पे समझ जाइए कि पैसे लेकर के अगर कहीं काम हो रहा है तो वो रुक जाइए, वहां पे सतर्क रहिए। बिल्कुल। तीसरा जो एक जो सवाल है, क्या ओटीपी दिए बिना फ्रॉड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ओटीपी दिए बिना भी फ्रॉड हो सकता है आपका। अच्छा, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपका डिवाइस हैक नहीं करते, वो सबसे पहले आपको हैक करते हैं, फिर आपके डिवाइस पे पहुंचते हैं। ट्रू। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे ओटीपी दिए बिना हो सकता है। आपने बहुत सारा आजकल फ्रॉड चल रहा है, एपीके फाइल्स का फ्रॉड। हाँ, ये मौसम के अनुसार अपना रंग बदलता है। शादियों के सीजन में वेडिंग कार्ड्स के रूप में आ जाता है। 8th पे कमीशन आ रहा है तो 8th पे कमीशन की पे सैलरी कैलकुलेटर के रूप में आ जाएगा। चलानी कार्रवाई हो रही है तो आरटीओ चलान के नाम से आ जाएगा। हम लोगों पे तो आरटीओ चलान चल रहा है। अभी एक चल रहा था ईरान युद्ध,
तो एलपीजी की कमी हो रही थी, अच्छा। तो एलपीजी बुकिंग के नाम से आ गया, तो लोगों ने डर के मारे कि भाई किल्लत पड़ रही है, ऐसी हो रही है, अफवाह हाँ, फैलाए कहीं रहे, ऐसा ना हो कि तो हम बुक कर लेते हैं। हाँ, तो आपको एंटाइज किया जाता है, आपको मजबूर किया जाता है आप किसी तरह क्लिक करें। ऐसे अननोन लिंक या एपीके फाइल से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब इंस्टॉल हो जाती है आपकी, तो इसमें जो आपके मैसेज फॉरवर्डिंग वाली एक वायरस होता है, मालवेयर होता है, वो एक्टिवेट, मतलब वो मालवेयर ही होता है, तो जो भी आपके मैसेजेस आते हैं फोन पे वो फॉरवर्ड करता रहता है किसी साइबर फ्रॉडस्टर को। अच्छा, तो आपके फोन पे ओटीपी तो आ रहा होगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं मेरे पे। हाँ दिखेगा अभी, मान लीजिए साइलेंट हो या रात में आया हो, आपको पता नहीं उस समय, अच्छा, वो रात में ही करेंगे जब आप सो रहे होंगे या बिजी हो रहे होंगे, हाँ, आप उसी देख नहीं समय, पाएंगे। हाँ, लेकिन वो जब ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा तो वो उसके मोबाइल पे भी जाएगा, साइबर अपराधी के मोबाइल पे भी, क्योंकि आपने वो एपीके फाइल कर रखी है। तो वो और क्लोन जो बन भी गया। आप पासवर्ड डालेंगे अपने फोन में या लॉग इन करेंगे, वो भी जो आप टाइप कर रहे होंगे वो भी चीज उसके पास चली जाएगी। तो इससे इससे पहले आजकल क्या है कि डेटा बहुत आसानी से लीक हो जाता है। हाँ, आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर, सारा ये सब डिटेल आता है। डिटेल जो है बैंक से लीक हो जा रहा है, अन्य या आपसे कोई फॉर्म भरवा लेते हैं, बहुत तरीके, पेंशन के नाम पे भरवा लेंगे, क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पे भरवा लेंगे, एसआईआर के नाम पे हाँ भरवा लेंगे। भरवा ले, सब किसी भी फॉर्म से अपनी डिटेल ले लेंगे, बस ओटीपी चाहिए उन्हें, तो ओटीपी आपके फोन से रीरूट हो ही रहा है, तो बस वो ट्रांजैक्शन कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि ओटीपी आया कब गया कहाँ गया। और बिना ओटीपी के काम हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को इस तरीके का भय दिखाया जाए कि लाइक आपका फोटो वीडियो हम वायरल कर देंगे और ये इतना पैसा, और उसको पुलिस के पास जाना हो जी हेल्प के लिए, और वो चाहता हो कि नहीं मेरी मतलब आइडेंटिटी जो है वो छिपी रहे, वो लोगों को ना पता चले, तो इसमें कुछ लीगल प्रोसीजर होता है या पुलिस बाकायदे इस बात को समझती है और कोऑपरेट करती है लोगों से? जी बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, बिल्कुल सहयोग करते हैं हम लोग। और जो आप क्राइम की बात कर रहे हैं वो हम सेक्सटॉर्शन क्राइम कहते हैं उसे। अच्छा, क्या क्या नाम? सेक्सटॉर्शन, अच्छा, सेक्सटॉर्शन। मतलब न्यूड वीडियो या हाँ, आपत्तिजनक आपकी वीडियो बना के आपको एक्सटॉर्शन करना आपसे, हाँ, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों ही जेंडर को प्रभावित करता है, अक्सर महिलाओं को करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसमें अभी तो रिसेंट केसेस आए जिसमें पुलिस वाले भी फंस गए थे। अरे, अननोन कॉल, वीडियो कॉल आई, हाँ, लोगों ने उठा लिया तो और आपके स्क्रीनशॉट ले लिया उन्होंने, उसी के नाम पे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्हें तो लगा कि हम किसी की कॉल उठा रहे हैं, तो इसी के नाम पे वो लोग एक्सटॉर्शन करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, पहले तो बचाव के तरीके में बताऊं कि अननोन कोई भी कॉल आए, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल, स्पेशली वीडियो कॉल कोई अननोन आए, उसको मत उठाइए, क्योंकि कोई नोन होगा तो आपको किसी ना किसी, अगर आप कट भी कर देंगे, किसी ना किसी माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लेगा। हाँ, बिल्कुल। व्हाट्सएप एक फीचर आता है साइलेंट अननोन कॉलर्स, ठीक है, आप साइलेंट कर सकते हो उन्हें, ठीक है। तो अगर आप कभी आएगा भी तो आपको दिखेगा नहीं, भले ही बाद में नोटिफिकेशन में आ जाए अच्छा, आपको। वो वीडियो हाँ, कॉल को हाँ वीडियो कॉल वो मिस साइलेंट कॉल में वीडियो। चला जाएगा, अच्छा, साइलेंस हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक्टिवेट करके रखें तो बहुत बचाव हो जाए आपका अननोन कॉलर से, किसी भी अन्य तरह के फ्रॉड से भी बच सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट से भी बच सकते हैं, वीडियो कॉल इन्वेस्टमेंट आएगा ही स्कैम नहीं। से हाँ, आएगा ही नहीं, इवन ऑडियो कॉल भी नहीं आएगा। अच्छा, बस नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कि अननोन नंबर से आपको एक अच्छा, कॉल आया था, तो फिर आप वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक समझ भी होगी, टाइम भी होगा, समय होगा, मेन गेम समय का होता है, समय कि का अगर होता है, टाइम अर्जेंसी मिल नहीं गया। होगी उस समय। हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो भी जाए, स्पेशली महिलाओं के लिए, तो जो हमारा cybercrime.gov.in पे जाके पोर्टल है, अच्छा, वहाँ पे एक अलग से एक टैब है महिलाओं और बच्चों के लिए। तो वहाँ पे अगर वो कंप्लेन करती है तो उनकी अनोनिमिटी का ध्यान रखा जाता है, उनकी आइडेंटिटी कंसील करी जाती है, अच्छा, उनकी पहचान छुपाई जाती है, ठीक है। उनकी पहचान आप ना भी दें तब भी आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है और आगे तक ये छुपाई जाती है। अच्छा, और एक, क्योंकि समाज का वो है, तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, किसी के साथ ऐसा हो भी जाए, वायरल हो भी जाएगा वीडियो, हाँ, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। हाँ, आजकल क्या होता है, लड़के नए लोग एक मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, कुछ ऐसी वीडियो या फोटो वायरल हो जाए तो कह दीजिए एआई है, आज मेरा बना है कल आपका बन जाएगा। तो ये मेंटल एक वो है काउंटर करने का। बाकी पुलिस आपके साथ कार्रवाई करने का, हमने जेल भी भेजे ऐसे लोगों को जो फोटो वीडियो वायरल करते हैं या एक्सटॉर्शन या फिर एक्सटॉर्ट करते हैं इस चीज़ों के लिए। अच्छा, तो काफ़ी हम लोग कार्रवाई भी करें। सर सपोज करिए कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया और मैं किसी तरीके से ठगा जा चुका हूँ, तो उसके बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं कि मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ? तो देखिए, साइबर अपराध भी एक बीमारी की तरह है, एक संक्रमण की तरह फैल रहा है। जी, तो जैसे किसी भी बीमारी से पहले बचाव होता है, फिर उसका इलाज किया जाता है। तो पहले तो बचाव के तरीके मैं बताऊं, तो बचाव में यह है कि आप साइबर अवेयर रहिए। तो बचाव के तरीके में यह है कि आप साइबर अवेयर रहिए, जागरूकता के लिए आप अपने कदम उठाएं।
तो इसी के लिए हम लोगों ने भी एक कदम उठाया है, जैसे चैनल है साइबर दोस्त, जिसमें तरह तरह के साइबर अपराध, उससे बचने के तरीके या जो जो नए नए तरीके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी और जागरूकता प्रदान की जाती है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए, तो कभी ना कभी उसकी रील्स भी 10 मिनट भी आप देख लेंगे तो आप खुद भी जानकार हो जाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जानकारी दे सकते हैं। तो बचाव के तरीके तो ये हो गए। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो भी जाए तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी भी हैं और काफ़ी व्यवस्थाएं भी हैं जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहला तो अगर मान लीजिए आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए, है ना, आपके साथ पैसों की ठगी हो जाए, तो आप 1930 पे कंप्लेन करिए। एक होता है गोल्डन आवर, 1 से 2 घंटे में अगर आप कंप्लेन कर देंगे तो बहुत चांसेस, 99% चांसेस हम आपका पैसा होल्ड करा के वापस दिलवा दें। अगर वो नहीं हो पाए, आप कॉल नहीं कर पा रहे, तो cybercrime.gov.in पे भी कंप्लेन कर सकते हैं अपनी रिटन कंप्लेन उस पर। ये 2 माध्यम हो गए जो ऑनलाइन या कॉल के माध्यम से हो सकते हैं। इसमें टाइमिंग क्या होती है, मतलब ये एक 2 घंटा तो कॉलिंग का है? हाँ, 1-2 घंटे में कर देंगे तो पैसा आपका बच जाएगा। वो कॉलिंग वाला 1930? हाँ, वैसे 48 घंटे के भीतर आप 1930 पे कर सकते हैं। 48 घंटे से ऊपर हो गया तो cybercrime.gov.in पे करिए। अच्छा। और अगर ये भी आपके पास अगर माध्यम नहीं है, आप इसको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो हर संबंधित थाने पे एक साइबर हेल्प डेस्क हम लोगों ने स्थापित की है। आप वहाँ पे भी जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ये बढ़िया। अन्यथा जिले में एक साइबर सेल और साइबर क्राइम थाना भी है, अगर आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं तो वहाँ पे भी आपकी मदद की जाएगी। बनारस में ये पहाड़िया पांडेपुर में पुलिस लाइन के पास साइबर थाना है। अगर कुछ भी ऐसा होता है साइबर सेल और साइबर थाने पे जाइए। अगर आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आ रही है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे कंप्लेंट को रजिस्टर करवाने में। बिल्कुल, बड़े आराम से आप जाएंगे और वहाँ पे आपको मिलेंगे। और प्लस साथ में भैया इतने बढ़िया हैं सर, मतलब लिटरली मैं एक बार इनसे मिला था और मैंने सर को बस इतना ही कहा था कि सर एक बार आइएगा और हम लोग बात करेंगे इसी बारे में। और सर ने उधर तुरंत अपना पर्सनल नंबर एक्सचेंज करा और कोऑर्डिनेट भी बहुत बढ़िया किया। और सर आप इतना अपने बिजी शेड्यूल में इतना समय दिए हम लोगों को, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप ये लास्ट कहिए। और फिर जी देखिए, साइबर स्पेस में हम लोग मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंटरनेट कम चलाइए या ऑनलाइन कम चीज़ें करिए। ये तो ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, लेकिन इस पर सावधानी हमें बरतनी है। तो साइबर जागरूक रहें और साइबर सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।